हेलो वेलकम बैक। आज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैं देखूंगा पैरेलल आरएल सर्किट। जिस तरीके से हमने सीरीज में आरएल किया, आरसीसी किया, आरएलसी किया, रिजोनेंस का कंडीशन आए, कुछ क्वेश्चंस भी किया, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने एक न्यूमेरिकल भी किया। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे सीरीज में कोई प्रॉब्लम आएगा। किस तरीके से पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाए, किस तरीके से हमारा पावर फैक्टर कैलकुलेट होते हैं, कैसे फेज एंगल निकलता है, सारे वहाँ पे कैलकुलेशन हमने देखा। चलिए नेक्स्ट हमारे लिए टॉपिक होगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होगा यही पैरेलल आरएल सर्किट। ओके, पैरेलल आरएल सर्किट किस तरीके से होता है, इस चीज़ों को हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे पैरेलल में ऑब्वियसली देखिए जो हमारा सोर्स होगा, जो भी आपने सोर्स यूज करा होगा, ये आपने सोर्स यूज करा, ठीक है ना, ये आपने सोर्स यूज करा, तो इसी के पैरेलल में आपके दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है इंडक्टर और दूसरा एलिमेंट है रेजिस्टेंस। इसी को बोला गया पैरेलल आरएल सर्किट। अब इसमें हम देखेंगे कि पैरेलल आरएल सर्किट में किस तरीके से हम फेज एंगल निकालते हैं, पावर फैक्टर निकालते हैं, रिजल्टेंट फेजर क्या बनता है। अगर ये 10 वोल्ट, इसमें अगर 2 एम्पियर दिए, वोल्टेज पैरेलल में हमेशा समान होगा। यहाँ पैरेलल सर्किट में क्या देखने को मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज तो हमेशा समान होगा, लेकिन करंट क्या जाएगा, क्या यहां से जाने वाला, अब यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट समझना है। यहां सोर्स से तो करंट निकलेगा IS, इस सोर्स से करंट निकलेगा जब सर्किट क्लोज है, लेकिन क्या ये IS इस IL और इस IR के सम के नॉर्मल सम के बराबर होता है, यानी क्या ये IS नॉर्मल सम होगा IR प्लस IL के। अगर कोई कहे यहाँ 3 एम्पियर है या 2 एम्पियर, तो क्या जाने वाला 5 एम्पियर है, यानी ये नॉर्मल सम नहीं होता। यानी ये भी IS जब भी निकलेगा वो IR प्लस IL के स्क्वायर के अंडर रूट से निकलेगा जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नॉर्मल सम होता ही नहीं, ये इस तरीके से होता है। तो ये इस तरीके से क्यों होता है ये भी देखेंगे कि किस तरीके से वेक्टर सम को फॉलो करता है। वहां पे वेक्टर फॉर्मूला हमारा इसमें लागू हो जाएगा। तो चलिए, और फेज एंगल, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं हम उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। ओके, तो चलिए मैं देखता हूं पैरेलल आरएल सर्किट में यहां पे क्या देखना पड़ेगा अपने को। यहां पे अपने को देखना है, चलिए, हियर इन पैरेलल सर्किट यहां पे आपने क्या देखा, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट, तो वोल्टेज को यहाँ पे रिफरेंस मानेंगे। वोल्टेज तीनों एलिमेंट में कॉमन होगा, हम क्या करेंगे, वोल्टेज को रिफरेंस लेंगे। ओके, सो वोल्टेज टेकन एज अ रेफरेंस, वोल्टेज को क्या करना है अपने को, रेफरेंस लेना है। वोल्टेज को क्या करना है, रेफरेंस लेना है। ये ध्यान रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब फेजर बनाते हैं तो अपने को यही ध्यान में रखना होता है किसको रेफरेंस लेना और किसको नहीं लेना। ओके, तो ये चीजों का आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे सर्किट में, जैसे सर्किट को पहले हम बनाते थे वैसे ही अब यहाँ पे फिर हम बनाएंगे। सर्किट को देखना है ध्यान से कि किस तरीके से सर्किट ड्रॉ होगा। याद है, पहले समझिएगा। अब वेक्टर सम हो रहा है करंट का, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है ना, यानी वोल्टेज इज सेम, क्यों, जो कि Vs बराबर है VL का और बराबर है VR का। ओके, क्यों कहोगे बराबर है, क्योंकि सर यहां पे जो आप बोलोगे कि एक्चुअली क्या है, तीनों पैरेलल में है, ड्यू टू पैरेलल है कि नहीं, ड्यू टू पैरेलल सर्किट, ड्यू टू पैरेलल सर्किट। ओके, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान रहे, IR क्या होगा इस सर्किट का, इस सर्किट का, इस सोर्स से जो वोल्टेज से जो यहां से करंट डिलीवर होगा, IR क्या होगा। तो आप कहोगे सर एक्चुअली IR जो होगा आपका वो क्या होगा, वोल्टेज बटा IR। देखिए अगर आपको देखना है यहां पे वोल्टेज तो इसी दूर की होगी ना, इसको VR बोलेंगे, है ना। इसी को यहाँ इतने दूर का वोल्टेज को VL बोलेंगे और इतने दूर वोल्टेज को VS बोल रहे हैं, है ना।
तो देखिएगा जब इंडिविजुअल वोल्टेज है तो यहाँ जाने वाला करंट इसी का वोल्टेज और इसी का रेजिस्टेंस से भागा होगा। ओके, तो IR बराबर क्या होगा, VS बट्टा R। आपको ये सर VS क्यों लिए, उसी का वोल्टेज लेना था, कोई दिक्कत नहीं, उसी का वोल्टेज VR बट्टा R। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ये तीनों क्या होता है, ये देखिए तीनों क्या है, पैरेलल में बराबर है, तो VS बट्टा R या VR बट्टा R लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए वोल्टेज करंट में क्या इस सर्किट के रेजिस्टेंस और इस सर्किट के वोल्टेज में, अगर किसी को नहीं दिख रहा मैं नीचे कर देता हूं, देखिए किसी एलिमेंट का वोल्टेज, किसी एलिमेंट नहीं, रेजिस्टिव एलिमेंट का वोल्टेज और उसी का करंट हमेशा सेम फेज में होता है, कभी भी फेज चेंज नहीं होता, ये हमेशा दिमाग में रहे। ओके, जब फेज चेंज नहीं होता इसका मतलब एंगल कितने डिग्री होंगे यहाँ पे, एंगल 0 डिग्री। इसका मतलब ये I इस VR से कहता है हम दोनों के बीच कोई फेज चेंज नहीं होता, ये हमारे लिए फर्स्ट हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव सर्किट में, है ना, अब मैं यहाँ बात करूंगा इंडक्टिव सर्किट की, यानी IL की, इसमें करंट कैसे जा रहा है, यानी इस इंडक्टर में इस सोर्स से जब करंट जा रहा होगा तो वो कैसे जा रहा होगा, तो हम कहेंगे यहाँ का इंडक्टर का वोल्टेज बट उसका रिएक्टेंस JXL। इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, JX, क्योंकि इंडक्टर डायरेक्ट तो अपोज नहीं करता, उसका रिएक्टेंस अपोज करता है करंट को। ओके, तो भागा हमेशा इससे होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो VL बटा, अब देखो XL के लिए J इंटू यहाँ पे ओमेगा इंटू L कर सकते हो। अब देखिए क्या हो जाएगा, J ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -J VL बटा ओमेगा इंटू L। ओके, ओमेगा इंटू L, ये L दिखना चाहिए आपको, है ना। -J का मतलब क्या, देखिए -J क्यों हुआ, जब प्लस है ऊपर जाएगा तो हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, यानी ये J ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस में हो जाएगा। यानी इसको अगर लिखा जाए तो यहां पे आप कह सकते हो इस चीज को, यहां पे VL अपॉन ओमेगा L एंगल ऑफ -90 डिग्री, -90। ऐसे भी नहीं समझ में आए तो J को ऊपर नीचे गुना करो, कंजुगेट में करते हैं ना, J को ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं हमेशा। तो J को गुना करोगे तो -J ऊपर रह जाएगा और नीचे J के J इंटू J, तो J का स्क्वायर था, J स्क्वायर का मान -1। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में अपन पढ़ते हैं I स्क्वायर, I स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1। ओके, तो इसका मतलब है -1 हो गया था, -J, इसका मतलब ये। अब यहाँ पे क्या रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, आप कहोगे सर यहाँ से एक रिलेशन तो अब पता चल रहा है, एक चीज तय हो गया, क्या तय हो गया कि ये I और ये VS, इन दोनों में जो रिलेशन है, आपको इन दोनों में जो रिलेशन है, IL कहता है हम इस VL से, IL कहता है हम तुम VL से 90 डिग्री पिछड़ रहे हैं, IL कहता है हम तुम VL से, क्योंकि वोल्टेज इसी सर्किट के, जो सर्किट था ये देखिए, क्या देखना है, कौन कितने से लीड लैग कर रहा है, इसी सर्किट का करंट, इस सर्किट से जाने वाला करंट, है ना, और इस सर्किट का वोल्टेज VL, है ना, इन दोनों में कितना लीड लैग है हम हमेशा जानते हैं। एक प्योर इंडक्टिव सर्किट में, यहाँ प्योर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मिडिल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, ओनली जिसमें इंडक्टर है, हम जानते हैं हमेशा इसमें वोल्टेज और करंट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट के वोल्टेज करंट में 90 से लीड लैग होता है, और लैग कौन करता है, हमेशा करंट। ऑब्वियसली करंट कह रहा है हम इस इंडक्टर से, वोल्टेज ऑफ इंडक्टर से 90 डिग्री लैग कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ता हूं इसको लेके, है ना। तो यहाँ पे 2 पॉइंट तो क्लियर हो चुका है। चलिए, तो यहाँ पे अपने को क्या देखना है कि ये लैग कर रहा है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2, ये हमारा किस लिए क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा नेक्स्ट कि फाइनल हमारा किस तरीके से इसका फेजर ड्रॉ होगा। नाउ वी हैव टू ड्रॉ फेजर। अपने को क्या करना है, फेजर ड्रॉ करना है। जब फेजर ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली कैसे होगा फेजर, आपको दिमाग में ये दोनों डाटा होना चाहिए, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है ना। चलिए अब हम एक बार इसको फेजर ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लें। फिलहाल आपको अगर लिखना हो तो मैं मिनिमाइज कर देता हूं, एक बार आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, है ना।
इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर हम आगे बढ़े इसमें, ठीक है ना। चीजें आप लोगों को क्लियर होना चाहिए क्या कर रहा हूं मैं अभी तक। चलिए अब मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा फेजर ड्रॉ करना। मैंने पहले ही बताया कि फेजर ड्रॉ करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए। किसको रेफरेंस लिया जाए, यहाँ पे सर्किट कौन सा है, पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज कॉमन है, तो रेफरेंस किसको लेंगे, वोल्टेज को। ओके, एज वी नो voltage is common, voltage is common for all element, so voltage is taken as a reference, ओके। वोल्टेज को हमने क्या करना है, रेफरेंस लेना है। चलिए देख लेते हैं कैसे रेफरेंस लिया जाए। अब यहां से समझिएगा, रेफरेंस कुछ इस तरीके से लेना है अपने को, रेफरेंस यहां पे कुछ इस तरीके से लेना है। आइए देख लेते हैं। एक लाइन हमने ड्रॉ किया, शायद आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा, हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ओके, यहां पे सेम कलर क्यों आ रहा है, ओके। यहां पे मैंने क्या लिया, एक रेफरेंस लिया। ऑब्वियसली यहां पे जो रेफरेंस लूंगा मैं वो हमारा क्या होगा, Vs। हमने क्या लिया, वोल्टेज सोर्स। अब Vs हो या Vr हो या फिर Vl हो, तीनों वोल्टेज तो सेम, एक रेफरेंस हमने ले लिया। चलिए अब करंट की चर्चा करूं, इस Vs से हमारा IR किधर जा रहा है, इस Vs से IR किधर जा रहा है। अगर मैं बात करूं इस Vs से, सॉरी अगर बोल रहा हूं इस Vs से IR किधर जा रहा है, आप बोलोगे दोनों तो सेम फेज में, क्या है ये सेम फेज में। ऑब्वियसली जब सेम फेज में होगा तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिएगा सेम फेज में होगा तो आप कहोगे इसी फेज में कर दीजिए, किसको, इसके डाटा को, तो हम इसको कर देंगे IR इसी के फेज में। क्यों, क्योंकि Vs और आपका IR सेम फेज में है, चीजें क्लियर है ना। और Vs बोले या Vr बोले, यहां तो चीजें सेम है क्योंकि पैरेलल वोल्टेज बराबर है, ठीक है। तो यहां पे इन चीजों का ध्यान रहे आपको। तो ये सेम फेज में हो गया, एक फेजर हो गया। दूसरा देखना है IL का, IL का रिलेशन VL से। ये IL इस VL से कहता है हम तुमसे 90 डिग्री पिछड़ रहे हैं। IL इस VS से या VL से, VS वही है जो VL है, जो VR है, चीजें इनसे कह रहा है हम कितना पिछड़ रहे हैं, ये कह रहा है कि हम 90 डिग्री पिछड़ रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसको 90 डिग्री पीछे कर दो, ये 90 डिग्री पिछड़ रहा, ओके। ये कितने डिग्री से पिछड़ रहा है, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से अगर पिछड़ रहा है तो यही तो इसका अब रिजल्टेंट बनेगा। ये कौन सा है इसका जी, IL, इंडक्टर में जाने वाला करंट, ये रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट। तो रिजल्टेंट करंट कितना जा रहा है उस सर्किट में, एक तो चला गया हमारा क्या, ध्यान से समझिएगा, एक जा रहा IR, दूसरा जा रहा IL, लेकिन दोनों सेम नॉर्मल सेम फेज में है नहीं, दोनों दो डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट हमेशा इसी 90 के बीच बनेगा, ओके। कोई ज्यादा होगा तो उधर खींचेगा, ये ज्यादा होगा तो इधर की ओर खींचेगा, और दोनों बराबर होगा तो एकदम 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है ना। हाँ ध्यान दे, सॉरी ये तो इस एंगल में नहीं बना, इधर नीचे बना। तो नीचे में या तो ज्यादा फोर्स इसका रहेगा तो इधर की ओर जाएगा, नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा तो इधर की ओर जाएगा, और दोनों बराबर होगा तो बीच में से निकलेगा 45 डिग्री में, है ना। चलिए तो अगर मैं यहाँ पे IL बोलूं, इसका बोलूं, तो रिजल्टेंट कैसे बनता है, आई होप कि आप सबको पता होगा सर्किट का रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं। IL जी इसके पैरेलल में एक हम ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल हमेशा क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं। ये देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और फिर इसी के पैरेलल में यहां से IR से इसके पैरेलल में एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसका जो भी रिजल्टेंट होगा, अब इसका जो भी रिजल्टेंट होगा
वो क्या होगा, ये यहां से जाने वाला लाइन इसका रिजल्टेंट होगा। ध्यान रहे, यही क्या इसका रिजल्टेंट, एक इधर से मिला एक इधर से मिला, फाइनल यहां मिला दो, यही क्या होगा इस सर्किट का टोटल सोर्स करंट। यहां पे बात हो रही है करंट की, है ना, क्योंकि करंट का ही फेजर यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, इससे पहले वोल्टेज का हमारा हो चुका है। क्लियर, ये रिजल्टेंट आपका करंट निकल गया। यानी सर्किट में ध्यान रहे, जब एसी सर्किट हो और IR से 2 एम्पियर करंट जाए, IL से अगर 3 एम्पियर जाए तो कभी भी 5 नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि IS कुछ और बता रहा है। अब यहां से कोई कहेगा कि IS बताइए, तो IS जो होगा ये इसका IS है। अब कोई कहेगा कि IS निकालिए, तो हम कहेंगे IS बराबर जो है वो वेक्टर सम है IR का प्लस IL का। ठीक है, अगर कोई IS को कैलकुलेट करेगा, रिजल्टेंट निकालेगा, वेक्टर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, अंडर रूट IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर। ये हमारा मेन टर्म है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यही रिजल्ट हुआ क्योंकि ये वेक्टर सम में हमेशा इंडिकेट करता है। चीजें क्लियर है? चलिए वाटर बोतल, चलिए देखते हैं, इसको कंप्लीट करता हूं एक बार। चीजें क्लियर है ना? आपको फाइनल रिजल्टेंट करंट कभी भी नॉर्मल वेक्टर सम नहीं देना है, आपको हमेशा वेक्टर सम देना है। चलिए यहां पे कुछ चीजें और देख लेना है, यहां से कुछ चीजों को और देखना है कि अब यहां पे फेजर के फेज कैसे निकालता है। आपको पता है फेज एंगल किसको बोलते हैं? जो रिजल्टेंट सर्किट का करंट होता है और रिजल्टेंट वोल्टेज के बीच के एंगल को फेजर बोला जाता है। तो ये इसका फेज एंगल क्या होगा, फाई। ये इसका क्या होगा, फेज एंगल फाई। तो यहां पे फेज एंगल कैलकुलेट अगर करना हो, फेज एंगल कोई पूछे आपसे तो क्या कहोगे, टेन इनवर्स y बाय एक्स। अब यहां से y कौन है जी, अगर यहां पे 10 बाय बोले तो y कौन है? आपको पता है y और x किसको बोला जा रहा है? y बोल रहा है वर्टिकल एक्सिस को, x किसको बोला जाता है, रियल एक्सिस को। ओके, तो y बाय एक्स, इसका मतलब y के टर्म में क्या, ये दूरी कौन सा है, IL। ये दूरी क्या है, IL, और ये दूरी क्या है, IR। करंट के टर्म में अब निकलेगा ना। ठीक है, तो यही आपका फाइनल फेजर एंगल हो गया। ये आपका क्या हो गया, फाइनल फेजर एंगल हो गया, फेज एंगल। कोई आपसे पूछ दे सर पावर फैक्टर भी बता दो, हम बोले पावर फैक्टर निकालना है, निकाल लो। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर की अगर बात की जाए तो होता है हमारा cos फाई। अगर cos फाई की अगर आप बात करोगे तो cos फाई क्या होता है, cos थीटा, यानी cos फाई, इस फाई में cos लगाइए, cos क्या कहता है, b बटा h। फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा का, b बटा h। बेस यानी ये तो बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, तो b बटा h करिए, यानी b वाला दूरी कौन सा है, IR बटा, आप क्या कह सकते हो, b बटा h, यहाँ IR बटा IS। तो अगर कभी पावर फैक्टर का फॉर्मूला आपको निकालना हो तो सिंपल वे में ऐसे भी निकाला जा सकता है। सिर्फ कर दोनों इंडिविजुअल सर्किट में इंडक्टर से कितना करंट जा रहा है, कैपेसिटर से कितना करंट जा रहा है, अगर ये चीजें पता हो तो आप फट से इंडक्टर से कितना जा रहा है, रेजिस्टेंस से कितना जा रहा है और टोटल कितना जा रहा है, ये चीजें पता हो तो फट से यहाँ से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपने देख लिया पावर फैक्टर किस तरीके से निकाला जाता है, सर्किट कैसा होता है। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ पावर फैक्टर को कोई क्या कम करना है, पावर फैक्टर को कम करना है, तो पावर फैक्टर कम और ज्यादा का मतलब क्या होता है, पहले तो पावर फैक्टर ही समझना है। एक लेक्चर पावर फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, तभी पता चलेगा। पावर फैक्टर को कम करना है, ज्यादा करना है। पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी हो तो बेस्ट होता है, कम हो तो सब सिस्टम खराब है। एक इंडक्टर की पावर फैक्टर कभी यूनिटी नहीं होती, इसीलिए वो पूरा एनर्जी कभी कंज्यूम ही नहीं करता जितना हम डिलीवर करते हैं। लेकिन एक रेजिस्टेंस का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है, जितना हम डिलीवर करते हैं उतना ही सोर्स क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। चीजें क्लियर है। तो इस तरीके से इसका आपने फेजर भी देख लिया, किस तरीके से वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो ये भी देख लिया, है ना। रिजल्टेंट किस तरीके से आता है। तो आई होप आप लोग को एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट आप बनता है, आप लोग यहाँ से ले सकते हो, है ना। इस तरीके से ले सकते हो, क्योंकि इससे पहले तो हमने करा ही रखा है। फिर भी किसी को दिक्कत है, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। यहाँ से
कर सकते हो आप लोग। यही बेनिफिट होता है एक डिजिटल पैनल का। हम बहुत सारा क्लासेस आपको, अगर आपको एनिमेशंस के साथ देंगे, आगे देंगे, बहुत सारा क्लास होगा जिसमें हम एनिमेशंस का यूज करेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट दिलाएगा। ओके, चलिए मैं यहां तक कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे बेस्ड दे देता हूं ताकि आपको चीजें पता हो जाए। चलिए एक चीज मैं बताता हूं कि सर्किट में ऐसा गिवन होगा, सपोज दैट एक रेजिस्टेंस है, दूसरा यहां पे इंडक्टर दे दिया जाए और एक कोई एसी सोर्स का वोल्टेज दे दिया जाए। यहां पे आपसे बोल देगा ये R है, ये L है, इससे जाने वाला करंट 3 एम्पियर है, इससे जाने वाला 2 एम्पियर है, तो बताइए इस सोर्स का करंट कितना होगा। तो सीधे यहां से वेक्टर आप KCL KVL मत लगा दो कि टोटल 3 2 5 जा रहा है, ये नॉर्मल सम नहीं होता। यही मैं बार बार डिस्कस करना चाहता हूं, एसी एनालिसिस में हमेशा वेक्टर सम होता है। यानी कभी भी आपको IS बोलेगा निकालने के लिए तो आप क्या करोगे, अंडर रूट IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9R रेजिस्टेंस में 9 3 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 13 एम्पियर इस सोर्स से जाने वाला करंट होगा। अगर वैसे जोड़ देते तो 5 एम्पियर होता है, ये देखो अंडर रूट 13 एम्पियर हो गया। अगर आपको इसी सर्किट से पूछ दे पावर फैक्टर इस सर्किट का क्या होगा, यानी cos 5 पूछा है, cos 5 हो गया पावर फैक्टर। ओके, तो बताइए इस सर्किट का क्या होगा। तो जब इस सर्किट का पावर फैक्टर आपको निकालने के लिए पूछेगा तो आप क्या करोगे जनाब। देखिए जब पावर फैक्टर पूछेगा तो क्या करोगे, पावर फैक्टर के लिए आपको पता है cos थीटा बराबर B बटा H। सर्किट में बेस कौन हो सकता है, हमेशा रेजिस्टिव एलिमेंट है ना, B बटा H। हाइपोटेनियस कौन हो सकता है, रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट कैसे भी होगा इन दोनों से बड़ा होगा। आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो ना P B H, H हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा, ये तो पढ़ते हो ना। H हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होगा। और इसके कई लॉजिक्स हैं, किसी भी दो का सम तीसरे से क्या होगा, ये सब बहुत सारे लॉजिक है। मैथ्स आप लोग पढ़ते हो, वहां पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। चलिए तो ये चीजें हैं। तो हम एक चीज होता है कि हमारा हाइपोटेनियस जो होता है ना, हाइपोटेनियस जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा बाकी दो से, यानी रिजल्टेंट हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो B बटा H, B में हमेशा कौन सा है IR और H में हमेशा कौन होता है IS। अगर यहाँ पे बात करूं IR क्या है 3 एम्पियर और IS क्या है अंडर रूट 13 एम्पियर। तो ये आपका क्या है पावर फैक्टर, ये डाटा क्या देगा आपको पावर फैक्टर। ओके ओके, पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होगा 3 बटा रूट 13। अब रूट 13, अब ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, कॉस थीटा कुछ भी वैल्यू तो एक वैल्यू न्यूमेरिकल देता है, कोई यूनिट इसका नहीं होता। तो आई होप आपने समझ लिया कि फाइनली किस तरीके से ये चीजें होती है। देखिए एक्चुअली कहां पे इसका रोल होता है। कई सर्किट ऐसे होते हैं कि एक्चुअली उस सर्किट को डिजाइन करने के लिए ऐसा बनाना पड़ता है, या फिर कई सर्किट ऐसे होते हैं कि सीरीज में जान के अपने को कई बार रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, जान के पैरेलल में कुछ जोड़ना पड़ता है ताकि पावर फैक्टर इंप्रूव कर जाए। तो इंप्रूवमेंट के लिए काफी बेनिफिट होंगे, क्या जोड़े कब किस तरीके से जोड़े, तो ये भी सर्किट का यूजेज होते हैं। अदरवाइज कभी ऐसा सर्किट होगा तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा, कभी उसका फेज एंगल क्या होगा, फाइनल करंट कितना भेजना पड़ेगा ताकि यहाँ से 3 जाए और यहाँ से 2 जाए, या आगे जिस तरीके से सर्किट हम बनाएंगे। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी। आगे क्लास को हम फिर आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, गुड लक।